जैसे अपन ने गुप्त काल के राजाओं की उपाधियाँ, गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था, गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था, गुप्त काल की धार्मिक व्यवस्था, गुप्त काल की राजनीतिक व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं पर अपन ने चर्चा की और गुप्त काल को बहुत अच्छे से पढ़ा। तो अब उसमें अपन ने जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ये व्यवस्था चलाने के लिए गुप्त काल इतने अच्छे मंदिरों का निर्माण हुआ, तो इसके पीछे क्या कारण था। यानी कि अगर किसी क्षेत्र का प्रशासन तंत्र अगर इतनी व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, न्याय तंत्र इतनी अच्छे से चल रहा, आर्थिक क्षेत्र इतनी अच्छे से चल रहा, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ विशेष कारण रहे होंगे। उसके पीछे कुछ ना कुछ एक विशेष कारण रहा होगा। तो क्या कारण रहा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का चर्चा का विषय क्या है, इसमें हम गुप्त काल के कुछ उन महत्वपूर्ण अधिकारी यानी कि एक प्रशासन तंत्र के बारे में बात करेंगे, उन महत्वपूर्ण अधिकारियों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से गुप्त काल इतना अच्छा चला और एकदम स्वर्णिम काल रहा है, चाहे मंदिर निर्माण का हो या और भी अन्य प्रशासन व्यवस्था के क्षेत्र में हो। गुप्त काल का एक अलग ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। तो मान ली जाए अगर हम किसी योजना को बनाते हैं, किसी क्षेत्र की योजना बनाते हैं, उस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए वहां पर क्या होता है, एक प्रशासनिक तंत्र होता है। क्या होता है, एक प्रशासन का तंत्र होता है। और उस माध्यम से अगर जितना अच्छा प्रशासन तंत्र रहेगा, उतनी अच्छी व्यवस्था वहां पर चलेगी, यानी कि उतनी अच्छे से वो योजना एम्प्लीफाई होगी या लागू कर पाएंगे। तो गुप्त काल में क्या हुआ था, कुछ कुछ अधिकारी बनाए गए थे, यानी प्रशासन के कुछ अधिकारी बनाए थे जिन्होंने अपना अपना एक अलग अलग क्षेत्रों पर क्या कर रखा था, व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रखा था। मान ली जाए जैसे कि अगर हमें न्याय व्यवस्था देखना है तो न्याय के क्षेत्र में कुछ जज रहेंगे, यानी कि पुलिस प्रशासन तंत्र यानी कि रक्षा के क्षेत्र में तो रक्षा के लिए एक अधिकार चुन लिया जाता है। इसी प्रकार क्या हुआ, गुप्त काल में बहुत सारे यानी कि लगभग लगभग 13 से 14 क्या हुए, अधिकारी हुए। तो साथियों ऐसा होता है कि यानी कि सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम हो, कोई भी ऑल ओन ऑल यानी कि यूजीसी नेट लेवल की भी अगर एग्जाम है, पीएससी हुई, एफएसओ हुआ, एसआई हुई, एमपी पुलिस हुई, और भी जैसे कि वर्ग पात्रता परीक्षा जो भी आप दे रहे हो, मतलब वर्ग 1 2 3 जो भी है, जहां पर भी हिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट ऐड होता है वहां पर ये चीजें पूछी जाती है, यानी कि टू द पॉइंट ये बातें पूछ ली जाती है और यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत अधिक संभावना होती है। तो आइए हम थोड़ा सा इन अधिकारियों के बारे में देखते हैं और समझते हैं, और उनको यहीं पर हम एक ऐसे वे में याद करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि चीज परमानेंट हमारे माइंड में फिक्स हो जाए। देखो आपको दिख रहा होगा, यानी गुप्तकालीन कुछ अधिकारी जिसमें महासेनापति कौन होता है, तो नीचे दिया गया सेना का सर्वोच्च अधिकारी, यानी कि महासेनापति किसे बोला जाएगा, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होगा उसको क्या बोला जाएगा, महासेनापति, यानी कि अभी वर्तमान समय का राष्ट्रपति। आ गई बात समझ में। अभी वर्तमान समय महासेनापति किसको मानते हैं अपन, राष्ट्रपति महोदय को मानते हैं। उसी प्रकार उस समय यानी गुप्त काल में जो सेना का प्रमुख अधिकारी था वो कौन था, महासेनापति। याद रहेगा, याद रखना, महासेनापति यानी कि सेनाओं का प्रधान अधिकारी। क्या, सेनाओं का प्रधान अधिकारी। एक बात ये याद रखो। दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा ना, रण रण भंडारगारिक, यानी रण भंडारगारिक। ये शब्द को थोड़ा गौर से अगर सोचोगे समझोगे तो शायद मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर आपको याद नहीं आएगा। इसको 2 बार आप पढ़ो, रण भंडारगारिक, रण भंडारगारिक मतलब रण यानी युद्ध और युद्ध क्षेत्र, भंडार यानी युद्ध क्षेत्र में जो भंडार, कैसे कि जो युद्ध में सेना लड़ रही है उन सेना के लिए जो खान पीन की व्यवस्था करना, अस्त्र शस्त्र औजारों की व्यवस्था करना, उसकी देख रेख करना, ये सबका कार्य किसका होता है, रण भंडारगारी का। देखो इसमें लिखा भी है, सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी, यानी कि सैनिकों को कौन कौन सी आवश्यकता, कौन कौन से काम की कहाँ कहाँ जरूरत लग रही है, कौन कौन से हथियार उनको चाहिए, भोजन के लिए क्या चाहिए, ये सारी व्यवस्था, यानी कि एक तरीके से व्यवस्थक होता है। सेना का व्यवस्थापक ये अधिकारी माना जाता है। कौन, रण भंडारगारी। अब आगे को नेक्स्ट तीसरे नंबर का क्या है, महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत यानी कि अब इस शब्द को अगर अपन 2 बार पढ़ेंगे समझेंगे तो आराम से इसका आंसर निकल आएगा। महाबलाधिकृत, इसमें क्या लिखा गया, सेना सैनिक अधिकारी,
यानी कि जिसके पास बाहुबल होगा वही तो लड़ेगा। एग्जाम के लिए अगर जिसके पास बल नहीं है, ताकत नहीं है, वो कैसे लड़ पाएगा? दिमाग से तो युद्ध में लड़ा नहीं जाता। हाँ, दिमाग से राजा लड़ते हैं, सेना तो युद्ध को ही लड़ना पड़ती है। यानी कि युद्ध में सैनिकों को ही लड़ना पड़ता है। नहीं, दिमाग से राजा लड़ सकता है, रणनीति बता सकता है, ये बता सकता है, लेकिन हथियार तो सैनिक उठाएंगे। तो महाबलाधिकृत, ये एक प्रकार से अपन याद रख सकते हैं। अब देखो अगला अधिकारी कौन सा आएगा? दंडपाशिक। दंडपाशिक कौन होता है? पुलिस विभाग का प्रधान। पुलिस विभाग का प्रधान दंडपाशिक किसे बोला जाता है? पुलिस विभाग का प्रधान। मतलब ये कि सर दंडपाशिक यानी दंड देने का अधिकार अभी वर्तमान में किसके पास है? पुलिस के पास है। तो उस समय दंड देने का अधिकारी कौन था? तो दंडपाशिक यानी पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी यानी प्रधान अधिकारी जो होता था। जैसे कि थाने में एसआई रहता है, टीआई रहता है, वो मेन अधिकारी रहते हैं थाने के। वो ही बोलते हैं कि इसको इतने लट मारो, इसका ये करो, इसका वो करो। तो समझ रहे बात को? इस प्रकार से इसको अपन थोड़ा रिकॉल करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, महादंड न्याय। महादंड न्याय ये क्या है? युद्ध व न्याय विभाग का कार्य देखने वाला महादंड न्याय। अब इसका भी एक प्रधान सेना नायक होता है। देखो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, इसको बार बार देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो ये चीजें अपने को याद रहेगी। समझ में आ रही मेरी बात? अब बार बार उसको थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके अपने दिमाग में ये बैठेगी। तो इसमें क्या है? महादंड न्याय। महादंड न्याय ने युद्ध व न्याय विभाग का कार्य देखने वाला अधिकारी होता था। युद्ध और कार्य यानी कि दंड नायक तो अपन ने देख लिया, लेकिन महादंड ये सभी व्यवस्था को देखता था। दूसरा है महासंधि विग्रहक। अब एकदम स्पष्ट हो रहा है शब्द, दो बार पढ़ो। महासंधि विग्रहक। महासंधि विग्रहक मतलब क्या होगा? युद्ध व शांति का प्रदान। यानी कि अगर युद्ध हो रहा है, अगर मान ली जाए वो संधि से टल रहा है, किसी प्रकार से शांति वार्ता से युद्ध को टाला जा सकता है या युद्ध में शांति कायम की जा सकती है, तो वहां पर कौन सा अधिकारी जाएगा? तो वहां पर अधिकारी जाएगा, उसका नाम क्या है? महासंधि विग्रह। आ रही मेरी बात समझ में? यानी कि जरूरी थोड़ी कि युद्ध ही हर परिस्थिति का, हर समस्या का समाधान हो सकता। संधि समझौता भी युद्ध का बहुत अच्छा एक परिणाम हो सकता है, जिससे युद्ध को टाला जा सकता है, शांति कायम की जा सकती है, जिससे जन धन की हानि से हम बच सकते हैं। ये पॉलिसी सबसे ज्यादा चीन अपनाता है। चीन कभी डायरेक्ट युद्ध में खड़ा नहीं होता है। इतिहास गवाह है कि चीन बहुत रियर केस युद्ध में लड़ने के लिए आता है, वरना चीन के पास हथियार औजार सब कुछ है। वो इतना दिमागी खिलाड़ी आदमी है। चीन इतना दिमागी खिलाड़ी है कि वो दूसरों को लड़ाता है। अगर भारत से उसे दुश्मनी निकालना है तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान को हथियार देगा। हरी बात समझ में? तो ऐसे लड़ाएगा, वो खुद युद्ध में नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं युद्ध में उतरा मेरी जन धन की भी हानि होगी। जो मैं देशों विदेशों में मेरे डुप्लीकेट खिलौने बेच रहा हूँ, अभी दीपावली आ रही है तो सीरीजें बेच रहा हूँ, लाइट बेच रहा हूँ, बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो बंद हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मेरे देश में मतलब इतनी जनता है, वो जनता बेरोजगार हो जाएगी। क्योंकि ऐसा है कि जितने सामान वो बना रहा है चाइना, उतने सामान तो वो चाइना में खपत हो नहीं पाएगी, उसको अदर कंट्रियों में भेजना पड़ेगा ना। इसलिए उसकी बहुत रणनीतिक समझदारी ये है कि वो डायरेक्ट युद्ध में नहीं आता। और समझदार लोग ऐसा ही करते हैं। आ गई बात समझ में? जो गवार और गधे लोग होते हैं जो डायरेक्ट लट्ठे लगे खड़े हो जाते हैं। समझदार बुद्धि से दिमाग से मारता है, कभी सामने तलवार लेके नहीं आएगा। समझ रहे हो? अगर कोई अपने को गाली दे, डायरेक्ट लठ उठा के खड़े मत हो जाना, दिमाग से मारना। और दिमाग की मार वो होती है कि उसकी कहीं पुस्तियां याद करती है कि यार किसी ने मारा था। तो इसलिए लठ से मत मारो, दिमाग से मारो। चाइना जैसे अमेरिका को किसी को मारना होता तो अमेरिका डायरेक्ट युद्ध नहीं करता है, वो इजराइल और उसको लड़ा देता है, रूस को हथियार सप्लाई कर देता है। तो ये कूटनीतिक देश है, बड़ी कूटनीति से लड़ाई लड़ते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीजें अपना देश भारत भी सीख रहा है। समझ रहे हो? पर अपन किसी को लड़ाते नहीं है, किसी को हथियार सप्लाई नहीं करते हैं किसी को मारने के लिए। अपन शांति प्रिय लोग हैं। आगे बात समझ। अब नेक्स्ट विनय स्थिति संस्थापक। ये कौन है? शांति व्यवस्था का प्रधान अधिकारी। ये शांति व्यवस्था का यानी कि ये विनम्रता के साथ सभी को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए
व्यवस्था को चलाता है एक तरीके से, यानी कि ये शांति बनाए रखने का कार्य करता है। अगर किसी प्रकार की नोक झोंक हुई, कुछ भी हुआ, यानी कि अपने राज्य काज में भी कहीं भी दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही, तो वो क्या करेगा, वहां शांति कायम करने का काम करेगा ये अधिकारी। आ रही बात समझ। नेक्स्ट देखो, महाभंडागारी क्या है, महाभंडागारिधिकृत अधिकारी। अब ये महाभंडारी गारिधिकृत कौन होता है भाई साहब, ये एक ऐसा अधिकारी होता है जो राज्य की कोष का प्रधान होता है, यानी कि कर या टैक्स कलेक्ट करने वाला अधिकारी होता है, कर को एकत्रित करने वाला होता है। ये खजाना का खजांची होता है एक तरीके से, प्रधान अधिकारी होता है कि कितना धन हमारे खजाने में है और कितना धन नहीं है, और कहाँ अगर कहीं नुकसान हो गया तो कैसे किस प्रकार से हम भरपाई कर पाएंगे, किस प्रकार से हम भरपाई करेंगे, जिससे क्या होगा, एक तरीके से हमें हमारा खजाना सुचारू रूप से राज्य के कोष व्यवस्थित रहे। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, सर्वाध्यक्ष। सर्वाध्यक्ष कौन होता है, सर्वाध्यक्ष होता है केंद्र सचिवालय का प्रधान, यानी केंद्र में सचिवालय। अब केंद्र सचिवालय क्या होता है, जहां पर बहुत सारे मंत्रीगण, जहां पर बहुत सारे योजनाकार या सभी जहां वो लोग बैठते हैं, उन सभी को क्या करता है, एक तरीके से आदेश निर्देश, दिशा निर्देश, किस प्रकार से क्या काम किया जाए, किस प्रकार से कैसे ये अपने को प्रशासन तंत्र को चलाना है, इस प्रकार की ये क्या करता है, सजेशन देता है। आ रही बात समझ में। अब अगला है, इसमें क्या है, महाप्रतिहार। अब महाप्रतिहार क्या है, राज प्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। महाप्रतिहार, महाप्रतिहार मतलब इसके प्रति जिम्मेदारी रहेगी राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की। किस प्रकार से राज्य के, मान लिया कहीं दुर्ग में टूट फूट हो रही तो किस प्रकार से उसकी मरम्मत कराई जाए, या कहीं से कहीं दिक्कत है, खतरे का आभास हो रहा है तो वहां पर किस प्रकार से सैनिकों को लगाया जाए, या कहीं पर किसी प्रकार का दंगा हो गया है तो किस प्रकार से उसको मतलब शांत करने के लिए किस अधिकारी को वो आदेश देगा, निर्देश देगा, ताकि वहां पर शांति हो जाए। तो इस प्रकार का काम कौन करता है, महाप्रतिहार नाम का अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या लिखा रहा है, सर्वाध्यक्ष। सर्वाध्यक्ष मतलब केंद्र का सचिव प्रधान, ठीक है, राज प्रसाद का मुख्य अधिकारी। अब नेक्स्ट है इसमें ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण मतलब क्या होता है, कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने वाला प्रधान अधिकारी कौन है, ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण मतलब जैसे कि एक टीम बनाई 10 लोगों की, 10 लोगों की टीम बनाई कि वहां से आपको कर एकत्रित करके लाना है। आ गई बात समझ। अब उन 10 लोगों को जो दिशा निर्देश देगा कोई एक व्यक्ति होगा, उस एक व्यक्ति जो पहले अपन ने पढ़ा था, वो व्यक्ति इसको निर्देश देगा, ये 10 लोगों को बोलेंगे इस क्षेत्र में जाओ और इस प्रकार की अपनी कर की रेट रहेगी, यहाँ से 1/2 लेना, यहाँ से 1/4 लेना, यहाँ 1/9 लेना, इस प्रकार से कर टैक्स कलेक्ट करेगी। इनका एक नियम भी होता था, जहां पर उपज ज्यादा होती थी उस हिसाब से वहां से टैक्स ज्यादा ले लेते थे, और जहां पर उपज कम होती थी वहां से टैक्स वो कम ले लेते थे। इस प्रकार की उनकी क्या रहती थी, नीतियां रहती थी। ठीक है। अब एक है अग्रहारिक। अग्रहारिक मतलब होता है दान विभाग का प्रधान। अग्रहारिक का मतलब क्या होता है, दान विभाग का प्रधान। दान विभाग का प्रधान कैसे होता है, इसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि राज्य में अगर किसी प्रकार का कोई कमजोर वंचित लोग रह रहे हैं उनको आर्थिक सहायता पहुंचाना, तथा उनके लिए कुछ ऐसा उद्योग की व्यवस्था करना या ऐसे कार्य देना ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। या राज्य में किसी विशेष प्रकार का एक समारोह हो रहा है, धार्मिक समारोह हो रहा है, तो उस धार्मिक समारोह को सुचारू रूप से संचालित करने का एक अधिभार इसके ऊपर होता है। या कहीं पर किसी मंदिर का निर्माण करवाना है, मंदिर के निर्माण के लिए उनको कुछ धन देना है, तो ये धन देने का काम कौन करता था, ये अधिकारी देता था। या कहीं पर किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था बनाना है, यानी कहीं पर कुछ भंडारा चल रहा है, कुछ भी और भी कुछ समारोह हो रहे हैं, तो उन समारोह में धन देने का काम कौन करता था, ये अधिकारी करता था। इस प्रकार से क्या होता है, ये गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी, कुछ क्या महत्वपूर्ण अधिकारी जो कि अपनी परीक्षा में इनको बार बार, हर बार, अनेक बार, 1000 बार पूछे गए हैं, रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। क्या होता है